कभी सोचा है भारत में नदियों को देश की आत्मा क्यों कहते हैं? आज हम यही समझने वाले हैं कि पानी की ये पावरफुल धाराएं कैसे हमारे देश की इकोनॉमी और कल्चर को बनाती हैं, और साथ ही कैसे यही नदियां तनाव और झगड़े की वजह भी बनती जा रही हैं। और ये बात आप जानते हैं, सिर्फ कहने के लिए नहीं है। सोचिए जरा, ये बड़ी बड़ी नदियां हमें क्या क्या नहीं देती। सिंचाई के लिए पानी, पीने का पानी, सस्ता ट्रांसपोर्ट और बिजली। करोड़ों लोगों की जिंदगी इन्हीं पर तो टिकी है। सच कहें तो ये हमारे देश की धमनियों की तरह है। तो फिर इस पूरे सिनेरियो को समझने के लिए चलिए एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। मतलब भारत का रिवर मैप कैसा है और यहाँ की नदियों को हम साइंटिफिकली कैसे बांटते हैं। सिंपल भाषा में समझें तो रिवर सिस्टम एक बड़े पेड़ जैसा होता है। एक मेन नदी होती है, समझ लीजिए पेड़ का तना, और उसमें आकर मिलती हैं उसकी कई सारी सहायक नदियां जो पेड़ की टहनियों की तरह हैं। और ये सब मिलकर एक बहुत बड़े इलाके को पानी देती हैं। अच्छा, अब यहीं पर भारत की नदियों में एक बहुत बड़ा फर्क देखने को मिलता है। देखिए, एक तरफ है हिमालय से निकलने वाली नदियां जैसे गंगा। ये साल भर बहती हैं क्योंकि इन्हें बर्फ पिघलने से भी पानी मिलता है और बारिश से भी। और दूसरी तरफ है पेनिनसुला यानी प्रायद्वीपीय नदियां जैसे गोदावरी। ये ज्यादातर मॉनसून की बारिश पर निर्भर करती हैं, तो इनका बहाव सीजनल होता है। ये फर्क समझना बहुत जरूरी है क्योंकि देश में पानी से जुड़ी कई समस्याओं की जड़ यही है। तो चलिए अब इस कहानी के मेन कैरेक्टर्स से मिलते हैं, यानी वो बड़ी बड़ी नदी प्रणालियां जो पूरे देश में फैली हुई हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंडस यानी सिंधु रिवर सिस्टम की। ये नदी तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से निकलती है और इस पूरे रीजन के लिए इसकी अहमियत बहुत ज्यादा है। इसकी जो मेन सहायक नदियां हैं झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज, वो खेती के लिए एक बहुत बड़े इलाके की लाइफलाइन है। और फिर आती है सबसे विशाल गंगा ब्रह्मपुत्र सिस्टम। एक तरफ भारत की सबसे लंबी और पवित्र नदी गंगा और दूसरी तरफ तिब्बत से आने वाली ब्रह्मपुत्र। ये दोनों मिलकर इतना बड़ा नदी बेसिन बनाती हैं कि भारत की एक बहुत बड़ी आबादी का गुजारा इसी से होता है। सच में इसकी इंपॉर्टेंस का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। अब अगर हम पेनिनसुलर इंडिया की बात करें तो यहाँ गोदावरी जैसी बड़ी नदियां हैं जिसे दक्षिण गंगा भी कहते हैं। पर यहाँ एक बड़ी दिलचस्प बात है, ज्यादातर पेनिनसुलर नदियां वेस्ट से ईस्ट की तरफ बहती हैं, लेकिन नर्मदा और ताप्ती ये दो बड़ी नदियां हैं जो उल्टी दिशा में, मतलब ईस्ट से वेस्ट की ओर बहकर अरब सागर में गिरती हैं। है ना ये कमाल की ज्योग्राफिकल बात। ओके, तो ये तो हो गई ज्योग्राफी की बात। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इंसानी दिमाग ने इन नदियों के बहाव को कैसे इस्तेमाल किया है। मतलब इन्हें असल मायनों में लाइफलाइन कैसे बनाया गया है। तो देखिए, इन नदियों के पानी को कंट्रोल करने और इस्तेमाल करने के लिए बनाए जाते हैं बड़े बड़े डैम। और इनका काम क्या है? इनसे बिजली बनती है, खेतों तक पानी पहुंचता है, शहरों को पीने का पानी मिलता है, और हाँ, ये खतरनाक बाढ़ को रोकने में भी मदद करते हैं। 260.5 मीटर, क्या है ये नंबर? ये है टिहरी डैम की ऊंचाई। अंदाजा लगाइए, ये एक 85 मंजिला बिल्डिंग से भी ज्यादा ऊंचा है। सच में ये इंजीनियरिंग का एक कमाल है और भारत का सबसे ऊंचा डैम भी। और टिहरी डैम का असर देखिए कितना जबरदस्त है। ये सिर्फ बिजली ही नहीं बनाता बल्कि लाखों हेक्टेयर जमीन की सिंचाई भी करता है। दिल्ली और यूपी के करोड़ों लोगों तक पीने का पानी पहुंचाता है और साथ ही नीचे बसे शहरों को बाढ़ से भी बचाता है। तो अब तक तो सब अच्छा लग रहा है, पर अब कहानी में एक ट्विस्ट आता है। क्या होता है जब यही नदियां, जो सबकी लाइफलाइन है, दो राज्यों के बीच झगड़े की जड़ बन जाती हैं? और ये एक कड़वी सच्चाई है। जब कोई एक नदी कई राज्यों से होकर बहती है तो ये तय करना कि किस राज्य को कितना पानी मिलेगा एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल और लीगल लड़ाई बन जाती है। और ऐसा नहीं है कि ये कोई एक दो मामले हैं। आप देखिए, दक्षिण में कावेरी विवाद, सेंटर में नर्मदा विवाद। देश में ऐसे कई बड़े और पुराने पानी के झगड़े हैं जो दशकों से चल रहे हैं और पड़ोसी राज्यों के बीच टेंशन बनाए रखते हैं। अगर आपको देरी का एक सटीक एग्जाम्पल देखना है तो कावेरी विवाद को देखिए। 1990 में ट्रिब्यूनल बना और सुप्रीम कोर्ट का फाइनल फैसला आया 2018 में। मतलब लगभग 30 साल लग गए। इससे साफ पता चलता है कि इन मामलों को सुलझाने में कितना ज्यादा वक्त बर्बाद होता है। तो सवाल ये है कि इन झगड़ों को सुलझाना इतना मुश्किल क्यों है? इसकी कई वजह हैं। एक तो अदालतों में सालों साल केस चलते रहते हैं। दूसरा, पानी का कोई ऐसा भरोसेमंद डेटा ही नहीं है जिसे सारे राज्य माने। और सबसे बड़ी बात, इन मुद्दों पर जबरदस्त राजनीति होती है और कई बार तो राज्य कोर्ट के फैसलों को भी मानने से इनकार कर देते हैं। तो अब हम पहुंच चुके हैं अपने आखिरी हिस्से में। हमने प्रॉब्लम तो देख ली, पर अब सवाल है कि इसका सलूशन क्या है? क्या कोई रास्ता है? चलिए अब कुछ पॉसिबल सॉल्यूशंस और आने वाले चैलेंजेस पे नजर डालते हैं। फिलहाल इन झगड़ों से निपटने के लिए हमारे पास जो मुख्य कानूनी हथियार है वो है 1956 का एक एक्ट। ये कानून कहता है कि केंद्र सरकार राज्यों के बीच किसी भी पानी के विवाद को सुलझाने के लिए एक टेम्परेरी ट्रिब्यूनल बना सकती है।
अब इस पुराने सिस्टम की कमियों को दूर करने के लिए 2017 में एक अमेंडमेंट बिल लाया गया और इसके जो सुझाव हैं वो बड़े दिलचस्प हैं, जैसे कि अलग-अलग ट्रिब्यूनल की जगह एक ही परमानेंट ट्रिब्यूनल हो, झगड़ा सुलझाने के लिए एक फिक्स टाइमलाइन हो और सबसे जरूरी पानी से जुड़ा एक नेशनल डेटा कलेक्शन सिस्टम बनाया जाए ताकि सबके पास एक ही तरह की सही जानकारी हो। और यहीं पर आके हम एक बड़े सवाल पर रुकते हैं। हमारी आबादी बढ़ रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, मतलब पानी पर दबाव तो और बढ़ने ही वाला है। तो सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या हम सब मिलकर कोई ऐसा रास्ता निकाल सकते हैं जिससे हमारी ये नदियां सबके लिए जीवन रेखा बनी रहें, बैटल लाइन ना बने? शायद भारत का भविष्य इसी सवाल के जवाब पर टिका